नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज बीपीएससी टेस्ट नंबर 5। देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया था, इसलिए इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। ये फिर से वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है। ये टेस्ट नंबर आपका 5 है बीपीएससी का। और इसका जो टाइमिंग है, रात में 9 बजे से ये क्लास होता था और ये लाइव हुआ था, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया था वीडियो में, इसलिए बाद में इसको डिलीट कर दिया गया था। इसको फिर से अपलोड आपको किया जा रहा है। 3 दिन आपका बीपीएससी का टेस्ट चलता है, ट्यूसडे है ना, थर्सडे और आपका सैटरडे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। और टेलीग्राम चैनल अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, ये हमारा फेसबुक पेज है, ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार। तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर से जरूर लाइक करें। चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। आप लोग का ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मात्र आपको 20 से 25 मिनट समय लगेगा और 50 प्रश्न हम लोग टोटल आज देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी कह रहा है सर्वप्रथम। अगर यहाँ पे भारत शब्द रहता तो आंसर होता आपका चंपारण, लेकिन सर्वप्रथम है तो सबसे पहले जो किए थे ये दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगर भारत की बात किया जाए तो हो जाएगा चंपारण। चंपारण में कब किए थे तो 1917 ईस्वी में, यानी तिनकठिया पद्धति जो हुआ हो था उसी को समाप्त किए थे, है ना। तो भारत रहेगा तो चंपारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा नंबर। अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अंक गणित में दशमलव संकेत का जो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, अरब के द्वारा, भारतीयों ने, ग्रीकों ने या फिर रोमन ने। तो दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ग्रीकों के द्वारा दशमलव अंक का आविष्कार किया गया था। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ था ये कहाँ कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व, है ना। 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था जन्म इनका, लुम्बिनी यानी नेपाल में पड़ता है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, है ना। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 4 नंबर कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। सबसे बड़ा हिमनद कौन है, मतलब जो हिम की नदियाँ होती है उसे हिमनद कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री। ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री, ठीक है। हाँ, और इससे भी बड़ा अगर सियाचिन रहता तो सियाचिन हो जाता आपका, लेकिन यहाँ गंगोत्री है तो गंगोत्री होगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला है आपका 5 नंबर की कलचुरी की राजधानी कहाँ थी। तो कलचुरी की जो राजधानी थी ये आंसर हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, मांडू, मान्याकेड़, पेशावर या फिर त्रिपुरी। तो कलचुरी की राजधानी थी आपका त्रिपुरी। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं आपका 6 नंबर। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था। तो तारीख ये फिरोज शाही जो लिखा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था तारीख ये फिरोज शाही। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है ना, याद रखिएगा। चलिए आंसर हो गया डी। अगला है आपका 7 नंबर कि तुलसीदास किसके शासनकाल के दौरान थे, मतलब किसके दरबार में रहते थे तुलसीदास, है ना। तो वो थे आपके अकबर। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था, ठीक है। चलिए अकबर से संबंधित और भी आपको बहुत बताया गया है पिछले वाला वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो इसकी जो लिपि थी अभी तक पढ़ा नहीं गया है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है ना। 8 नंबर प्रश्न हो गया आपका, ठीक है, यानी अभी तक उच्चारित नहीं हुई है, ठीक है, या फिर अभी तक पढ़ी नहीं गई। आंसर हो जाएगा डी। अगला है आपका 9 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है, विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र का, तीव्रता, संवेग या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी जो है अदिश राशि है। क्या है, सॉरी, सदिश राशि, अदिश नहीं सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि धल्ली राजहारा क्षेत्र से लौह अयस्क किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है। राजहारा जो क्षेत्र है यहाँ से एक लौह अयस्क निकाला जाता है, और ये जो लौह अयस्क है किस इस्पात संयंत्र को आपूर्ति किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का, हो जाएगा आंसर नंबर बी ए, यानी कि भिलाई। भिलाई को ये आपूर्ति करता है लौह अयस्क धल्ली राजहारा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 11 नंबर की तैलीय पतली फिल्मों में सुंदर दिखने वाले रंगों प्रकाश में होने वाली घटना से होती है जिन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्शन है व्यक्तिकरण, बी है विवर्तन, सी है ध्रुवीकरण या डी है परावर्तन और अपवर्तन। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर व्यतिकरण,
है ना। आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिकरण। चलिए अगला देखते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 है कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। तो बहुत बार बताया गया है कि जो फूलों की घाटी है विश्व प्रसिद्ध, ये है आपका चमोली, यानी आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। चमोली डिस्ट्रिक्ट है एक उत्तराखंड में, तो यही है फूलों की घाटी। चलिए अगला है आपका 13 नंबर की विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। भारत उत्पादन में किस चीज़ में अग्रणी है, तो माइका। माइका मतलब अब्रक। अब्रक के उत्पादन में भारत क्या है, विश्व में प्रथम है ना। और बॉक्साइट सबसे अधिक कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है ना। और तांबा कहाँ होता है दोस्तों, तो तांबा जो है ये झारखंड में भी होता है। और तांबा राजस्थान के एक स्थान है खेतड़ी। खेतड़ी में बहुत अधिक मात्रा में तांबा का उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है आपका नेक्स्ट 14 नंबर की बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था। बरौनी जो है ना तेल परिष्करणशाला है, मतलब कि यहाँ जो जो कच्चे माल होते हैं उनको परिष्करण करके यहाँ पे तेल मतलब साफ़ किया जाता है ना। तो ये बरौनी की जो कब स्थापना किया गया था, तो आंसर हो जाएगा क्या, 14 का आपका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी, आंसर नंबर ए। ठीक है, बरौनी कहाँ पड़ता है, तो बिहार में है दोस्तों। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपको 15 नंबर की यौगिक कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं, ये क्या कहलाते हैं। यौगिक जो होते हैं कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर नंबर बी, यानी कि अल्किन्स। क्या होते हैं, अल्किन्स, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर की बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। तो ये मैंने बहुत बार बताया हूँ कि बांग्लादेश में प्रवेश से पहले जो गंगा नदी है इसको नाम से जाना जाता है पद्मा। ठीक है, गंगा नदी कब कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री से निकलती है। दो नदी की मुख्य धारा है ना, भागीरथी प्लस अलकनंदा। ये है भागीरथी नदी, ये है अलकनंदा नदी। दोनों नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, और यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी उत्तराखंड में सबसे पहले आती है, उत्तराखंड से जाती है यूपी में, यूपी से बिहार में, है ना। बिहार से कहाँ जाती है, तो झारखंड में, झारखंड से कहाँ जाती है, तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से ये प्रवेश कर जाती है आपको बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको कहते हैं पद्मा। और इसी नदी में ऊपर से आकर के मिलती है कौन सी नदी, जमुना नदी, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, और ये जमुना नदी आकर के मिलती है गंगा नदी में, और ये दोनों नदी जब आगे बढ़ती है तो इसी को कहते हैं आपको मेघना नदी। ठीक है, और ये यही मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का क्या नाम है, तो सुंदरवन का डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन क्यों कहते हैं, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता के वजह से। अगला है आपको 17 नंबर की निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है। जो हम लोग नमक खाते हैं, है ना, इसका सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो वो है आपको राजस्थान। राजस्थान का तो सांभर झील आपको जानते ही होंगे, है ना। तो सांभर झील में बहुत अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगला है नेक्स्ट कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराण कितना है, तो पुराणों की संख्या जो है दोस्तों आपको 18, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। पुराणों की संख्या कितनी है टोटल, तो 18 है। अगर पूछा जाए कि वेद कितना है, तो वेद है आपको 4, और वेदांग कितना है, तो 6, है ना। याद रखिएगा, सभी सभी आपको पूछा जाता है। चलिए, और उपनिषद कितना है, तो 108, सब याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपको नेक्स्ट प्रश्न है, सभी मैं बताते रहता हूँ ताकि आपका रिवीजन होते रहे। नाथुला दर्रा, देखिए नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा सबसे पहले ये जानिए है कहाँ, तो ये है आपको सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम राज्य में है। नाथुला और जेलेपला दो दर्रा है, ठीक है, नाथुला और जेलेपला। तो ये दोनों दर्रा जो है आपको सिक्किम में पड़ता है, और ये जोड़ता है आपको चीन को। ठीक है, किसको जोड़ेगा, चीन को जोड़ रहा है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। नाथुला जलेपला दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, और सिक्किम में और क्या है, आपको जो हिमालय की, जो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो भी आपको सिक्किम में ही पड़ता है ना, याद रखिएगा वो भी। अगला है आपको 20 नंबर की निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है। तो मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है ना। इस सिंधु नदी की देखिए, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 5 नदियाँ आती है। सिंधु नदी, उसके नीचे झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ठीक है, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये सभी नदियाँ जाकर के मिल जाती है किस में, तो सिंधु नदी में, मिठानकोट के पास, याद रखिएगा। अगला है नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर की प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है। तो 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था ये किस चीज़ से संबंधित था, तो ये था आपको भूमि सुधार कानून, है ना। कुछ जमींदारी से संबंधित आपको भूमि सुधार किया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से, आंसर हो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट है आपका 22 की इराक की सीमा घिरी हुई है। इराक जो है ये कितने देशों से घिरी हुई है दोस्तों? तो इराक है 6 देशों से घिरी हुई। आंसर हो जाएगा आपका 22 का आंसर नंबर डी। ठीक है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि 6 देशों से घिरी हुई है इराक। ठीक है, कौन कौन देशों से घिरी हुई है तो याद रखिएगा, है ना। उत्तर में जो है टर्की है, उत्तर में टर्की है, पूर्व में ईरान है, दक्षिण में कुवैत है और सऊदी अरब, तथा पश्चिम में जॉर्डन और सीरिया है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। अगला है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा आंसर? 23 का आंसर हो जाएगा आपका। आप पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप टिक कीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आंसर नंबर डी, इसीलिए इसको कहते हैं भारत का गणतंत्र। अगला है आपका 24 की भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चक्र है ना, तिरंगा झंडा में जो बीच में चक्र आपको दिखता है, उसमें तिल्लियों की संख्या जो है यह है 24। देखिए, जब प्रथम बार जो तिरंगा फहराया गया था, है ना, लाहौर रावी नदी के तट पर फहराया गया था, है ना। तो उस समय जो तिरंगा के बीच में जो था ये चक्र नहीं था, चक्र के जगह पे क्या था दोस्तों? चरखा था गांधी जी का, है ना। ये चक्र आपको बाद में जोड़ा गया था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इसमें अशोक चक्र था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका 25 नंबर की 25 देखिए, प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा ऑप्शन आप पढ़े। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, बी है राज्य के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, सी है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और डी है कि ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो आंसर बिल्कुल सही है, आंसर नंबर डी, यानी कि केवल हो जाएगा 4, केवल 4 हो जाएगा। मतलब कि ऐसा विधेयक जिस पर क्या हो, दोनों में मतभेद हो, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद हो, इसीलिए बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जी, है ना। दोनों बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 26। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासकों का सही काल क्रमानुसार है? अब बताना है मौर्य जो शासक थे इसका काल बताना है कि पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। तो सबसे पहले आया था चंद्रगुप्त, हाँ, सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आपको मिलाने के लिए बार बार पूछ दिया जाता है बीपीएससी में। अगला देख लेते हैं आपको 27 नंबर की, हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितनी अवधि तक था? हर्षवर्धन जो शासन किया था ये कितने सालों तक लगभग शासन किया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। आंसर हो जाएगा 40 वर्ष तक इन्होंने लगभग शासन किया। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्या हो जाएगा? डी। और देखिए ये कब से कब तक शासन किया था? तो ये 606 ईस्वी से लेकर के 646 ईस्वी तक, 606 ईस्वी से लेकर के 646 तक लगभग ये शासन किया था। तो लगभग ये 40 साल, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में सामान्य नहीं है ना। नहीं है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं है में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है। ऑप्शन ए है कि दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या एवं अति संयम आवश्यक है, ऐसे मानते थे। बिल्कुल गलत है, यही तो नहीं था। आगे देखते हैं बी नंबर, दोनों ही वेदों और सत्ता स्वीकार करते थे। ठीक है, ये दोनों ही पशु बलि की प्रथा को विरोधी थे। ये भी बिल्कुल सही है, पशु बलि की विरोधी थे दोनों। और डी है कि दोनों ही क्षत्रिय जाति के सदस्यों द्वारा प्रवृत्त हुए थे। ये भी आपका सही है। कौन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का विभाजन किया गया था। भारत का जो विभाजन किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? 1946 ईस्वी में। और क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में, है ना। याद रखिएगा, ऐसा भी पूछा जाता है। माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा, कर्नवालिस के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था, भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो बंगाल में द्वैध शासन की जो स्थापना किया गया था, ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एल्गिन या वारेन हेस्टिंगस। तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए
अगला है आपका 31, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। अब देखिए ये मैंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी प्रश्न है और मैंने कई बार आपको अच्छी तरीके से बताया है। तो जो जो महाराष्ट्र है ये है आपका महाराष्ट्र, इसके नीचे देखिएगा तो ये मिलेगा कर्नाटक, और यहीं पे छोटा सा एक राज्य है वो जिसका नाम है गोवा, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है गोवा। अब देखिए ये कह रहा है कि महाराष्ट्र और जो कर्नाटक है, इसको ये जो घाट है, पश्चिमी घाट पर्वत है, इधर पूर्व होता है इधर पश्चिम होता है, तो पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सह्याद्री। क्या कहते हैं, सह्याद्री, है ना। देखिए सह्याद्री से नाम एक जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, हिमाद्री। तो सह्याद्री और हिमाद्री में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हिमाद्री किसको कहते हैं, तो जो महान हिमालय है उसको हिमाद्री कहा जाता है, और ये सह्याद्री जो है ये पश्चिमी घाट जो है आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं सह्याद्री। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 32 नंबर की, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो ऑप्शन के अनुसार माउंट एवरेस्ट तो भारत का नहीं है, ये तो नेपाल का है ना। नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा कहते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। अभी वर्तमान में 50 हो गया है, तो याद रखिएगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और ये कहाँ है, तो सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है, सिक्किम में है। सी नंबर ऑप्शन है आपको गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है ये काराकोरम में पड़ता है, इसी को कहते हैं K2, है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,611 मीटर। तो ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। कहाँ है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है आपको कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगुर मिट्टी को ही कहते हैं काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी को क्या कहते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टान के, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टान का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो लावा के द्वारा। जब ज्वालामुखी फूटता है तो बाहर आती है ना, मैग्मा पृथ्वी के नीचे रहता है उसको मैग्मा कहते हैं, पृथ्वी पे बाहर जैसे ही आता है वो मैग्मा तो उसको कहते हैं लावा, और ये लावा जब ठंडा होकर के जम जाता है तो उससे बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है, और इसी के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में जो होता है ना, नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये उपजाऊ भी होता है। काली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में ही होता है। तो इतना चीज़ आपको समझिए, पूरा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपको कि सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है। तो सारण जो सिंचाई नहर है ये बिहार की नहर है, और ये किस नदी से निकलती है, तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गंडक। आंसर नंबर हो जाएगा गंडक, आंसर नंबर डी, ठीक है। गंडक नदी से सारण सिंचाई नहर निकाला गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 35 कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे जो अभी बताए थे ना, कपास सबसे अधिक कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, क्योंकि कपास होता है आपको काली मिट्टी में, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर नंबर ए। चलते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट है 36 नंबर की, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए हीराकुंड, हीरा क्या है, महान है, हीरा याद रखिएगा, हीरा महान है मतलब कि महान नदी पे, है ना, हीरा महान है मतलब महान नदी पे, है ना। तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पे है, और ये दुनिया की सबसे लंबी परियोजना है ना। अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। कहाँ पड़ता है ये, तो उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में है। अगला है आपका 37 नंबर की, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य में। हाँ, प्रतिशत के हिसाब से अगर पूछा जाए कि वन सबसे अधिक कहाँ है, तो प्रतिशत में दोस्तों है मिजोरम। कहाँ है, मिजोरम। आंसर नंबर हो जाएगा सी। यहाँ लगभग 85% क्षेत्रफल पे वन ही वन है मिजोरम में, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में है मध्य प्रदेश प्रथम, प्रथम है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा क्षेत्रफल में है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो दोनों याद रखिएगा, है ना। क्षेत्रफल में आपका मध्य प्रदेश प्रथम है, दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश, प्रतिशत में आपका मिजोरम है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए वन कितना होना चाहिए, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वन होना चाहिए दोस्तों 33.33%। अगर एग्जैक्ट याद रखना है तो 33.33% पर्यावरण को मतलब सुगम बनाने के लिए, मतलब एक पर्यावरण को अच्छे तरीके से जीने के लिए, तो इतना प्रतिशत वन होना चाहिए, 33.33% होना चाहिए आपका वन। लेकिन वर्तमान में भारत में कितना वन है ये भी याद रखना है, तो 24.04% लगभग भारत में अभी वन है, ठीक है। वर्तमान में इतना है, ठीक ना, ये घटते बढ़ते रहता है, तभी ये बढ़ गया है, ठीक है, 24.04। नेक्स्ट है कि गन्ना के उत्पादन में राज्यों का घटते क्रम कौन सा है। अब बताना है कि गन्ना के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो आपका यूपी करता है, सबसे अधिक तो यूपी करता है। दूसरा नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, दूसरा नंबर पे कौन है दोस्तों, महाराष्ट्र है। और उसके बाद है आपका
तमिलनाडु और उसके बाद है कर्नाटक। आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे अधिक उत्पादन करता है यूपी, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका कर्नाटक। तो ये क्रम आपको मतलब पूछ लिया जाता है, सजाने के लिए दे दिया जाएगा यूपीएससी में, बीपीएससी में, ये सब सजाने के लिए दे दिया जाएगा, है ना। ये सब आपको एसएससी रेलवे में बहुत कम ऐसा पूछता है, बीपीएससी में ऐसे ही ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 39 कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े मौसम में बारिश होती है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कई बार बताया कि जो जाड़े के मौसम में बारिश होती है वो है आपको तमिलनाडु। ये राज्य कौन सा है देख रहे हैं, तमिलनाडु। और इसके तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल, है ना। इसके तट को कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। और यहाँ जो वर्षा होती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी मानसून के वजह से होती है। उत्तर पूर्वी जो मानसून है ना, ये आपको जो नॉर्थ ईस्ट का जो सेवन सिस्टर है, यहाँ से ये हवा आती है, लौटती हुई मानसून भी इसको कहा जाता है, ठीक ना। और नॉर्थ ईस्ट भी इसको हवाएं कहती है। तो ये आती है शुष्क क्षेत्र से, और ये शुष्क क्षेत्र आती है तो इसमें तो पानी है नहीं, लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में आती है तो यहाँ से नमी ले लेती है और ये कोरोमंडल तट पर टकराती है और यहाँ पे वर्षा करती है, झमाझम बारिश कर देती है ठंडे के दिनों में, यानी नवंबर दिसंबर में ये बारिश होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपका दामोदर घाटी परियोजना कब स्थापित की गई थी। तो दामोदर घाटी जो परियोजना है ये किस नदी पे है, तो दामोदर नदी पे है, ठीक है। दामोदर नदी पे है और इससे 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से राज्य, एक तो हो गया हमारा झारखंड, एक हो गया हमारा झारखंड, और दूसरा है आपका WB यानी वेस्ट बंगाल। ये दोनों राज्य को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। पहले देखिए दामोदर नदी को वेस्ट बंगाल का क्या कहा जाता था, शोक कहा जाता था, क्योंकि दामोदर नदी काफ़ी उत्पात मचाती थी आपको वेस्ट बंगाल में। अभी वर्तमान में जैसे कोसी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक है ना, उसी प्रकार से बंगाल को कहते थे दामोदर, दामोदर को कहते थे बंगाल का शोक। लेकिन इस पर बहुत सारी परियोजना बन गया, है ना, बांध बना दिया गया, इसी वजह से अब बाढ़ इसमें कम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि दामोदर घाटी जो परियोजना इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। देखिए इस परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे थे, आधुनिक भारत का मंदिर। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया था, तो दामोदर घाटी परियोजना को। और ये भारत का प्रथम परियोजना था और ये किसके तर्ज पर बनाया गया था, तो टेनेसी घाटी वैली परियोजना। टेनेसी घाटी जो है ना, ये आपको टेनेसी नदी बहती है अमेरिका में, और सबसे पहले जो दुनिया में बनाया गया था वो टेनेसी वैली कॉरपोरेशन बनाया गया था, यानी टेनेसी परियोजना बनाया गया था टेनेसी नदी पे। तो उसी के तर्ज पर भारत में बनाया गया था ये दामोदर घाटी परियोजना, और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे थे, आधुनिक भारत का मंदिर। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। अगला है आपको 41 कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक किस बैंक का है। तो देखिए बैंकिंग प्रणाली अगर भारत का देखा जाए तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है कि नहीं, जो RBI है। RBI जो हमारा केंद्रीय बैंक है, RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। और 1934 के एक्ट के तहत, अगर एक्ट भी पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत किया गया था, तो 1934 के एक्ट के तहत 1935 में किया गया था, ठीक है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में, ठीक है, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। कैवें नंबर के गवर्नर है, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। और देखिए RBI का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो RBI का मुख्यालय आपका महाराष्ट्र में है। सभी चीज़ आपको क्रम से याद रखना है। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न है आपको, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा तो लगाया जाता है, वो कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उसके प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है। लगाते हैं केंद्र सरकार लेकिन विभाजित करता है दोनों। तो वो कर है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वसूला जाता है दोनों के द्वारा, ठीक है, यानी दोनों इसमें विभाजित कर लेते हैं आपस में। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है। तो भारत जो है किस देश से सबसे अधिक द्विपक्षीय सहायता आती है, तो वह है आपका USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में कितने राज्य हैं, कई बार पूछा गया था। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, है ना, और वहाँ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मात्र 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं कितने दिन के लिए बनाया जाता है, तो मात्र 2 कार्यकाल के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हुए, और जो वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये सब बातें कुछ कुछ जो सिंपल चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार का लेंस के बने होते हैं। जो आपने ग्लास लगाते हैं ना, जो चश्मा पहनते हैं, वो मतलब किस लेंस से बना होता है, तो वो होता है अवतल लेंस। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, पढ़ने वाले जो ग्लासेस जो होते हैं किस लेंस के होते हैं, तो अवतल लेंस का होता है। आंसर ये हो जाएगा। अगला है आपका 45 कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप जो आपके घर में जो रोशनी का बल्ब लगा हुआ है उसका जो फिलामेंट है ना, बीच में अंदर में देखते हैं ना पतला पतला तार रहता है, वो फिलामेंट किस रूप में होता है, तो वो होता है टंगस्टन।
टंगस्टन को किससे सूचित करते हैं? डब्लू से, है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, टंगस्टन। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर की जो कपूर है, ठोस कपूर जो आप होता है ना, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये आपको कई बार पूछा गया है ना। आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या कहते हैं उसको? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया से उसको कपूर वाष्प में बदल सकते हैं। अगला है 47, ठीक है। और वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। चलिए, तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, यानी कि जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है अर्धचालक की तरह। अगला प्रश्न है 48 की टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कौन सी ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं डायनेमो व टरबाइन से बिजली जब प्राप्त किया जाता है उसमें? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आंसर हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है ना। देखिए जितने प्रश्न है ना, आपको प्रीवियस ईयर से बार बार रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। आप चाहे बीपीएससी का कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, प्रीवियस ईयर अगर आप बना लेते हैं ना, तो 25 से 30% तो क्वेश्चन आप ऐसा ही बना लीजिएगा आराम से। 25-30 क्या, इससे भी ज़्यादा लड़ जाता है, 40% लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। अगर 10 साल 15 साल पूरा प्रीवियस आप बना लिए हैं, पूरी अच्छी तरीके से बना लिए हैं, तो आपको 40% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 49 की तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, यानी कि ओएनजीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? ये कई बार पूछा गया है। तो ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। और देखिए 1956 में जो हुआ था ना, तो जैसे ही 1956 आवे, आपके दिमाग में ये बात जरूर आना चाहिए, पुनर्गठन। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, कब हुआ था? 1956 में ही हुआ था, है कि नहीं। गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। तो कोई भी ईस्वी आवे ना, तो वहाँ आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इस ईस्वी में ये काम हुआ था, इस ईस्वी में ये काम हुआ था। समझ गए? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 1956 में। अगला है और आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन सा, मतलब सबसे कड़ा, है ना, सबसे कड़ा इसमें कौन सा है? तो जो सबसे हार्ड है, सख्त है, वो है आपका हीरा। आंसर नंबर ए। किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है, सबको पता है। आंसर नंबर ए, यानी कि हीरा, है ना। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग को कितना सही किए हैं, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय एंड टेक केयर।